जो हमारे पास फिजिक्स की दो बुक्स हैं, जैसा कि मैंने क्लास में बताया था। एक हमारे पास है PHYS 201 और एक है PHYS 202। तो जो PHYS 201 है वो हमारे पास है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एंड थर्मल फिजिक्स, और जो BSc सेकेंड ईयर में आप दूसरी बुक पढ़ेंगे वो है हमारे पास वेव एंड ऑप्टिक्स PHYS 202 TH, जो कि हमने स्टार्ट की हुई है। इसके अलावा जो तीसरी बुक्स हम पढ़ेंगे वो है स्किल सब्जेक्ट, जो सिर्फ फिजिक्स वाले ही पढ़ेंगे। वो हमारे पास है फिजिक्स वर्क्स ऑफ स्किल, जो कि PHYS 203 TH है, या इसके बदले में हम पढ़ सकते हैं कंप्यूटेशनल फिजिक्स। और जो चौथी स्किल की बुक है वो फिजिक्स वाले ही पढ़ेंगे, वो हमारे पास इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड नेटवर्क स्किल्स। तो ये जो हमारे पास दोनों बुक्स हैं ये हमने सिर्फ फिजिक्स वालों ने पढ़नी है, बाकी मैथ वाले मैथ के सब्जेक्ट्स की बुक्स पढ़ेंगे, जो कि आपको टीचर बताएंगे। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं जो हमारी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एंड थर्मल फिजिक्स है। स्टैटिस्टिकल फिजिक्स एंड थर्मल फिजिक्स में हम जो पहला चैप्टर पढ़ेंगे वो है हमारे पास बेसिक आइडिया ऑफ स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। कि स्टैटिस्टिकल फिजिक्स हमारे पास क्या होती है, स्टैटिस्टिक्स हमारे पास क्या होती है, तो उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स एक फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें कि हम बहुत सारे पार्टिकल्स की असेंबली के बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं। जैसे हमें पता है कि हमारे पास एक ऐसा सिस्टम होता है, गैस सिस्टम होता है, जिसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, या ऐसा मटेरियल्स होता है जिसमें बहुत सारे एटम्स होते हैं, या किसी न्यूक्लियस में बहुत सारे न्यूट्रॉन्स होते हैं या प्रोटॉन्स होते हैं, या किसी एटम में हमारे पास जो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या फोटॉन्स हमारे पास होते हैं। तो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की जो ब्रांच है उसमें हम बहुत सारे ऐसे सिस्टम के बिहेवियर के बारे में डिस्कस करते हैं जिसमें कि हमारे पास बहुत सारे पार्टिकल्स हो। जैसे किसी गैस के अंदर, किसी कंटेनर के अंदर कोई गैस है, तो उसका मतलब कि कंटेनर के अंदर बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स हमारे पास उस कंटेनर के अंदर हैं। तो वहाँ पे हम जो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स है उसका जो आइडिया लगा लेते हैं और उसको अप्लाई करते हैं। तो ऐसे सिस्टम का बिहेवियर डिस्कस करने के लिए हम स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का यूज़ करते हैं, जिसमें कि बहुत सारे पार्टिकल्स हमारे पास हो। तो इस स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का यूज़ हम थर्मोडायनेमिक्स में भी करते हैं, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में भी करते हैं, ऑप्टिक्स में भी करते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स में भी करते हैं, रेडियो एक्टिव में भी करते हैं, सॉलिड स्टेट फिजिक्स में भी करते हैं, केमिस्ट्री में भी करते हैं, बायोलॉजी में भी करते हैं। तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स हों, तो और ऐसे पार्टिकल आपके बहुत स्मॉल पार्टिकल्स के बारे में हम बोल सकते हैं, जो काफ़ी स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं और बहुत सारे होते हैं, जहाँ पे कि हम जनरली इनको काउंट नहीं कर सकते। तो वहाँ पे हम जो है स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का कंसेप्ट जो है यूज़ करते हैं। तो इस बुक में हम जो है पहले तो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के जो कंसेप्ट हैं उनको थर्मोडायनेमिक्स में भी बाद में लगाएंगे। तो थर्मोडायनेमिक्स जो हम पढ़ेंगे वो काफ़ी जो है वो हमने पहले भी पढ़ी हुई है, +1 +2 में पढ़ी होती है केमिस्ट्री में। तो एक तरह से कुछ चीज़ें हम रिवाइज भी वहाँ से करेंगे। तो स्टैटिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो स्टैटिस्टिक्स हमारे पास क्या होती है। स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। तो स्टैटिस्टिक्स जो होती है ब्रांच, वो डाटा कलेक्शन, मतलब कि हम डाटा को कलेक्ट करते हैं किसी
एक्सपेरिमेंट का डाटा है या किसी सिस्टम का डाटा है उसको हम कलेक्ट करते हैं और उसको क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई मतलब कि डाटा को हम अलग अलग बांटते हैं और डाटा को हम प्रेजेंट करते हैं और उसका एनालिसिस करते हैं और उसको हम इंटरप्रेट करते हैं, मतलब कि उससे कोई रिजल्ट हम निकालते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स साइंस की या फिजिक्स की वो ब्रांच कह सकते हैं हम, जिसमें कि हम ये सारी चीज़ें करते हैं कि डाटा को कलेक्ट करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, एनालिसिस करते हैं और इंटरप्रिटेशन उस डाटा की करते हैं। और ये जो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स है, इट इज़ आल्सो यूज टू दी फाइंड आउट द ऑर्डर इन द डाटा यूजिंग अ कंसेप्ट ऑफ थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो हम स्टैटिस्टिक्स में जो है प्रोबेबिलिटी थ्योरी का भी यूज़ करते हैं, जो कि हमने पहले पढ़ी हुई कि प्रोबेबिलिटी हमारे पास होती है। तो थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी का यूज़ भी हम जो है स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में करते हैं या स्टैटिस्टिक्स में जो है करते हैं। बोलते कि जैसे कि हमारे पास एक गैस का सैंपल है, तो गैस, जैसा मैंने बताया कि गैस का सैंपल मतलब किसी कंटेनर के अंदर गैस है, तो उसमें हमारे पास जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रेंडमली मूव करते हैं, मतलब कोई किधर को मूव करता है, कोई किधर को मूव करता है। लेकिन फिर भी बोलता है कि हमारे पास कुछ लॉज होते हैं जो कि हम लगाते हैं कि किस तरह से मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी होती है वो उस सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, उनकी मूवमेंट का जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से होता है, वो भी हम इस स्टैटिस्टिक्स से समझते हैं। बोलता किसी भी फिजिकल फेनोमेनन को जब हम स्टडी करते हैं तो हमारा ध्यान एक तरह से सिस्टम पे रहता है और सराउंडिंग पे रहता है। तो हमने लोअर क्लासेस में सिस्टम और सराउंडिंग्स के बारे में पढ़ा हुआ है। सिस्टम हमारे पास वो होता है जिसकी कि हम स्टडी करते हैं, जो हमारे इंटरेस्ट का होता है, और उसको छोड़ के जो भी हमारे पास बाकी एनवायरनमेंट रह जाता है उसको हम जो है सराउंडिंग बोल देते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी कंटेनर में गैस को स्टडी कर रहे हैं, तो हमारे पास वो कंटेनर जो है जिसमें कि गैस है उसको हम सिस्टम बोलेंगे, और जो उसको छोड़ के बाहर वाला पार्ट है हमारे पास आसपास का जो जितना भी एनवायरनमेंट है उसको हम सराउंडिंग बोलते हैं। बोलता कि द सिस्टम स्टडीड विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल फिजिक्स कंसिस्ट्स ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो ये मैंने पहले ही बोला कि अगर किसी सिस्टम में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, लाखों के हिसाब से, हज़ारों के हिसाब से पार्टिकल हैं, और वो पार्टिकल जो है स्मॉल हैं, तो उनको स्टडी करने के लिए हम जो है स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का यूज़ करते हैं। और ये जो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स हमारे पास होती है ये दो तरह की हमारे पास होती है। तो ये दो तरह की जो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स है, इसमें सबसे पहले हमारे पास आती है क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स, और दूसरी जो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स होती है वो होती है क्वांटम स्टैटिस्टिक्स। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर टू टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो पहली है हमारे पास क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स और दूसरी है हमारे पास क्वांटम स्टैटिस्टिक्स। तो बोलता है कि इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द वेरियस फेनोमेनन, कुछ सारे फेनोमेनन को डिस्कस जब हम करते हैं, जैसे कि टेम्परेचर के बारे में हम स्टडी करते हैं, प्रेशर के बारे में, एनर्जी के बारे में, ऑफ ए थर्मोडाइनमिक सिस्टम, मतलब जब हम किसी सिस्टम की जो हीट है, एंट्रोपी है, एंथैल्पी है, एनर्जी है, उसको जब हम स्टडी करते हैं तो हम जो है डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स का वहाँ पे यूज़ करते हैं। बोलता है कि जो हमारे पास मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने स्टैटिस्टिक्स ऐसे थर्मोडायनामिक सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने के लिए लगाई थी,
उसमें उसने जो है क्लासिकल फिजिक्स का यूज़ किया। तो इसलिए हम इस मेथड को, इस स्टैटिस्टिक्स को मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स भी बोलते हैं। मतलब कि क्लासिकल सिस्टम हमारे पास है कोई। तो क्लासिकल सिस्टम हमारे पास क्या होता है, जैसे किसी कंटेनर के अंदर गैस है, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। मतलब जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम ये मानते हैं कि उनका जो साइज़ है वो एज़ कम्पेयर टू अदर पार्टिकल थोड़ा सा बड़ा होता है। तो इसलिए हम उस गैस कंटेनर के अंदर गैस को एक सिस्टम मानते हैं और उस सिस्टम को हम स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स। और जो क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स की डिस्कवरी थी वो की मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन ने, इसलिए क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स को मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स भी बोलते हैं। लेकिन बोलता है ये जो हमारे पास स्टडी थी जिसमें मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने क्लासिकल सिस्टम को अपनी स्टैटिस्टिक्स का यूज़ किया, ये बहुत सारे फेनोमेनन को डिस्कस करने में फेल रही। और उन फेनोमेनन में हमारे पास ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी एक कंसेप्ट था। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में आगे हम बात करेंगे। बोलता है इसलिए बोस, आइंस्टाइन, फर्मी एंड डिराक ने वहाँ पे अपनी क्वांटम थ्योरी दी। मतलब कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स के बाद दो और स्टैटिस्टिक्स हमारे पास आई, जिनमें कि बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स थी और फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स थी। तो इनको हम बी से बोस, ई से आइंस्टाइन, बीई स्टैटिस्टिक्स और एफ डी फर्मी एंड डिराक, एफ डी स्टैटिस्टिक्स के नाम से भी जानते हैं। और ये जो स्टैटिस्टिक्स है हमारे पास, ये दोनों ही क्वांटम थ्योरी का यूज़ करके हमने जो है बनाई हुई है। तो जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन है वो तो बेस्ड है क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स पे, और इसलिए हम इसको क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स भी बोलते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन को। लेकिन जो बोस आइंस्टाइन और फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स है, दोनों अलग अलग हैं। बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स अलग है और फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स अलग है। तो इनको डिस्कस करने के लिए हमने जो है क्वांटम थ्योरी का यूज़ किया है, इसलिए हम इन दोनों को क्वांटम थ्योरीज बोलते हैं। तो बोस आइंस्टाइन और फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स होगी क्वांटम स्टैटिस्टिक्स, जबकि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन होगी हमारे पास क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स। तो जो हमारे पास अगला चैप्टर है, दूसरा और तीसरा, उनमें हम इन स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हम जो है बात करेंगे क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स की, लेकिन उससे पहले हम जो है बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स के बारे में ज़्यादा जो है इस चैप्टर में बात करेंगे कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है और स्टैटिस्टिक्स हमारे पास क्या होती है। तो स्टैटिस्टिक्स का तो पहले भी बता दिया कि हमारे पास जो फिजिक्स की ब्रांच है वो ऐसे सिस्टम को स्टडी करने के लिए हम यूज़ करते हैं जिसमें कि लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं। और प्रोबेबिलिटी का जो कंसेप्ट है उसके बारे में हमने ऑलरेडी भी पढ़ा हुआ है कि किसी चीज़ के होने की, किसी इवेंट के होने की कितनी प्रोबेबिलिटी हमारे पास होती है, उसके बारे में भी हम आगे जो है डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जो कुछ डेफिनेशंस यहाँ पे करेंगे जो कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी को स्टडी करने के लिए ज़्यादातर जो यूज़ की जाती है। तो पहले हमारे पास आता है सिस्टम। तो बोलता है सिस्टम हमारे पास कहता है एनी ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट इज डिफाइंड एज ए सिस्टम। कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है, अगर हमने उसको स्टडी करना है तो वो हमारे लिए एक सिस्टम है। जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया कि हमारे पास कोई गैस कंटेनर के अंदर गैस है, तो उस केस में गैस कंटेनर हमारे लिए एक सिस्टम है और उसको छोड़ के जो भी है वो हमारे पास जो है सराउंडिंग है। तो एनी ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जिस पे कि हमने काम करना है, जिसको कि हमने देखना है, जिसको कि हमने स्टडी करना है, उसको हम सिस्टम बोल देते हैं, बाकी हमारे लिए सराउंडिंग है। फिर हम डेफिनेशन लेंगे एक्सपेरिमेंट की। तो एक्सपेरिमेंट का आपने देखा हो कि जब आप कोई चीज़ करते हैं, उससे डाटा निकालते हैं, उसको एनालाइज करते हैं और उससे रिज़ल्ट निकालते हैं, उसको हम एक्सपेरिमेंट बोल देते हैं।
तो बोलता है किसी फेनोमेनन को ऑब्जर्व करने के लिए या डिस्कस करने के लिए हम अरेंज्ड कंडीशंस में आंसर गेन करने के लिए, मतलब अरेंज कंडीशन मतलब कि हम प्रॉपर तरीके से करते हैं, किसी काम को हम प्रॉपर तरीके से करते हैं किसी फेनोमेनन को डिस्कस करने के लिए, ताकि हमें कुछ क्वेश्चंस का आंसर मिल सके, तो उसको हम जो है एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्विंग ए फेनोमेनन अंडर deliberately arranged condition to obtain the answer to certain question connected with the phenomenon is called experiment। तो किसी फेनोमेनन से जुड़े हुए जो हमारे पास क्वेश्चन है कि ये चीज़ कैसे होती है, उसके बारे में जुड़े हुए जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व, उन क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए हम जो है एक अरेंज्ड तरीके से कोई काम करते हैं, ताकि उससे हमें कुछ रिजल्ट मिल सके, कुछ आंसर मिल सकें, तो उसको हम जो एक्सपेरिमेंट बोल देते हैं। जैसे कि हम लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करते हैं, हमें पता है कि हमने जी की वैल्यू निकालनी है, लेकिन जी की वैल्यू किस तरह से निकालनी है वो हम एक सिस्टमेटिक या अरेंज तरीके से एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो वो हमारा जो एक्सपेरिमेंट बन जाता है। एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे कि हम किसी सिंगल कॉइन को बहुत बार टॉस करते हैं। पहली बार टॉस किया, दूसरी बार टॉस किया, तीसरी बार टॉस किया, चौथी बार टॉस किया, और हम ये देखना चाहते थे कि हेड कितनी बार आएगा। तो हम कर रहे हैं उसको, कॉइन को टॉस कर रहे हैं ये देखने के लिए कि हेड कितनी बार आएगा, तो उसको हम एक्सपेरिमेंट बोल देंगे कि हम एक्सपेरिमेंट क्या कर रहे हैं, हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं। तो किसी कॉइन को टॉस करना हमारे लिए एक एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि उससे हम जो रिजल्ट लेना चाहते हैं वो रिजल्ट ये लेना चाहते हैं कि हेड कितनी बार हमारे पास आया। लेकिन बोलता है कि ये जो कॉइन वाला एक्सपेरिमेंट है हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं। पहले तो हमने एक ही कॉइन कई बार टॉस किया और देखा कि हेड कितनी बार आया, लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि बहुत सारे कॉइन एक साथ में टॉस करें और परसेंटेज देखें कि कितने परसेंट आपका जो है हेड वहाँ पे सभी कॉइन में आया, मतलब किसी में हेड आएगा, किसी में टेल आएगा, लेकिन हेड आने की परसेंटेज आपके पास जो कितनी रहेगी वो भी हमारे लिए एक एक्सपेरिमेंट है कि कितने टाइम्स हमारे पास जो है हेड आया। जैसे आपने 50 कॉइन इकट्ठे टॉस किए, तो 50 में से हेड कितना आया, एक में से कितना आएगा और 100 में से कितना आएगा, वो हमारे पास जो है परसेंटेज आ जाएगी हेड आने की। तो ये भी हमारे लिए एक एक्सपेरिमेंट है। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट जो होता है हमारे पास, बोलता है इट इज़ कैरिड आउट इन सर्टेन सेट रूल्स। कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग ही हम वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने कॉइन टॉस किया और वो पानी में चला गया, और हमने कॉइन टॉस किया, नीचे हमारे पास जो फ्लैट सरफेस नहीं था, तो वो कॉइन आपका हेड या टेल लाने के बजाय ऐसे उल्टा हो खड़ा हो गया, ना तो आपको हेड चला ना टेल पता चला। तो हम क्या करते हैं, एक बिल्कुल फ्लैट सरफेस लेते हैं, कंडीशन लगा देते हैं कि कॉइन या तो हेड आए या तो टेल आए, उसके अलावा कुछ नहीं आए। तो कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग ही हम किसी एक्सपेरिमेंट को करते हैं, ताकि हमें अप्रोप्रिएट रिजल्ट्स मिल सकें और उससे हम कुछ जो है एनालिसिस निकाल सकें। फिर इसके बाद हमारे पास आता है ट्रायल। बोलता है कि द परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट फॉर द पर्पज ऑफ कलेक्टिंग डाटा इज कॉल्ड ट्रायल। तो हम ट्रायल करते हैं, ट्राई करते हैं। जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उस एक्सपेरिमेंट से हमारे पास जो है हमें डाटा मिलता है। तो डाटा को कलेक्ट करने के लिए जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उसको हम ट्रायल बोलते हैं। जैसे हमने कॉइन टॉस किया, जिससे कि हमें हेड मिले या जिससे हमें जो है टेल मिले, तो वो भी हमारे पास एक ट्रायल है, सिंगल ट्रायल। मतलब एक बार टॉस किया एक ट्रायल, दूसरी बार टॉस किया दूसरा ट्रायल। द ट्रायल शुड बी हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ट्रायल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास, इट शुड बी कैरी आउट इन अकॉर्डेंस विद सर्टेन रूल डिफाइंड रूल्स।
तो ट्रायल भी पर्टिकुलर रूल्स के अकॉर्डिंग हमारे पास होना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि जब हम पहला ट्रायल करेंगे तो हमारे पास जो एनवायरनमेंट है वो सिमिलर रहना चाहिए जब हम दूसरा ट्रायल करेंगे, और जब हम तीसरा ट्रायल करेंगे तो हम किसी जगह कर रहे हैं तो वो सेम जगह हमारे पास रहे, फ्लैट सरफेस रहे। ऐसा नहीं कि हम उसको कहीं दूसरी जगह ले गए और फिर आपने ट्रायल किया। इट कैन बी रिपीटेड आर्बिट्रेरली ऑफन। तो बोलता है जो ट्रायल होता है इसको हम आर्बिट्रेरी रिपीट करते हैं। जैसे एक बार टॉस किया, दूसरी बार टॉस किया, तीसरी बार टॉस किया, लेकिन जो रूल्स हैं वो हमारे पास जो फिक्स वहाँ पे। तो इसलिए किसी भी एक्सपेरिमेंट को जब हम परफॉर्म करते हैं, बार बार परफॉर्म करते हैं, तो उसको हम जो है ट्रायल वहाँ पे बोल देते हैं, ताकि हमें जो है उसका डाटा ट्रायल का जो है मिले। उसके बाद हमारे पास रैंडम ट्रायल। तो रैंडम ट्रायल हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास अगर कोई ट्रायल हम करते हैं और उसकी जो आउटकम है या आउटपुट है वो चांस पे ही डिपेंड करते हैं, और हम उसको पहले प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जैसे आपने कॉइन टॉस किया तो आपको ये पता होता है कि या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि हेड ही हमारे पास आएगा या टेल ही हमारे पास आएगा। तो जब हम कॉइन टॉस किया और रेंडमली हमारे पास जो कुछ भी आ सकता है तो उसको हम रैंडम ट्रायल वहाँ पे बोल देते हैं। बराबर चांस हो हेड आने के भी और टेल आने के भी। तो इफ़ द आउटकम ऑफ ए ट्रायल डिपेंड ऑन द चांस एंड सो कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड यूनिकली, दैट ट्रायल इज सेड टू बी रैंडम। तो जैसे डाइस को भी हम टॉस करेंगे या किसी पैक में से हम कार्ड जो है ड्रा करेंगे। पैक कार्ड का मतलब जो प्लेइंग कार्ड होते हैं, और प्लेइंग कार्ड का आपने देखा होगा कि प्लेइंग कार्ड में हमारे पास जो है 52 कार्ड्स होते हैं। उसमें 13 जो है एक कलर के होते हैं, 13 दूसरे के, 13 तीसरे के और 13 चौथे के। तो इसलिए अगर हम एक कार्ड वहाँ से निकालते हैं तो उसको भी हम वहाँ पे ट्रायल बोलते हैं। लेकिन उन 52 कार्ड्स में से कोई भी 52 में से कोई भी आपका आ सकता है, क्योंकि एक साइड से हमारे पास जो कार्ड हैं वो देखने में एक जैसे होते हैं, दूसरी साइड में डिफरेंस होता है, और जब हम उनको सफल करते हैं तो कोई भी कार्ड उसमें से निकल सकता है। तो इसलिए इक्वल चांस हैं कि कोई भी कार्ड 52 में से हमारे पास भी बाहर आ सकता है। उस तरह से डाइस हमारे पास होती है। डाइस के 6 फेस होते हैं, तो उनमें एक डॉट बना होता है, 2 डॉट बने होते हैं, 3 डॉट बने होते हैं, 6 डॉट। तो लूडो वगैरह खेलने के लिए डाइस का जो है यूज़ किया जाता है। तो उनमें से 1 से 6 तक कुछ भी हमारे पास जो इक्वल चांस होते हैं, रैंडमली हमारे पास जो है 1 से 6 तक कोई भी नंबर वहाँ पे आ सकता है। तो इस तरह के जो ट्रायल हमारे पास होते हैं उनको हम रैंडम ट्रायल्स बोलते हैं। और कई बार हम क्या करते हैं, किसी बैग में रेड, वाइट, ब्लैक बॉल्स डाल देते हैं और उनको इक्वल साइज़ की वो हमारे पास होती है, उनमें से एक बाहर निकालते हैं, तो इक्वल चांस होते हैं कि हमारे पास कोई भी बॉल बाहर आ सकती है। रैंडमली कुछ भी हमारे पास रैंडमली हो सकता है। तो ऐसे ट्रायल्स को हम जो रैंडम ट्रायल बोलते हैं। फिर हमारे पास है इवेंट। तो बोलता है कि आउटकम ऑफ ए ट्रायल इज़ कॉल्ड इवेंट। जब हम कोई ट्रायल करते हैं तो वो हमारे पास क्या उसकी आउटकम आई उसको हम इवेंट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन वी टॉस ए कॉइन, द कॉइन में फॉल विद इट्स हेड अपवर्ड्स। तो हो सकता है कि जब आपने कॉइन टॉस किया तो हेड हमारे पास आया, तो जो हेड हमारे पास आया वो हमारे पास एक इवेंट है। और आपने फिर से कॉइन टॉस किया, हमारे पास टेल आया, तो वो हमारे पास दूसरा इवेंट है। मान लो हमने 2 कॉइन इकट्ठे टॉस किए तो दोनों में ही हेड आया, तो वो भी हमारे पास एक इवेंट है। सिमिलरली व्हेन वी रोल ए डाई, इट में स्टॉप हैविंग द साइड विद 4 डॉट्स अपवर्ड। तो बोलता है कि मान लो ऊपर की तरफ उसमें 4 आ जाता है, तो ये भी हमारे पास एक इवेंट है। मतलब कि जो आउटकम में जब हमने कोई ट्रायल किया उसकी आउटकम में हमारे पास जो भी चीज़ हमें मिलती है उसको हम इवेंट बोल देते हैं। देन विद ए कॉइन 2 इवेंट्स आर पॉसिबल एंड विद ए डाइस 6 इवेंट्स आर पॉसिबल। मतलब कि हम कॉइन को जब टॉस करते हैं तो या तो हेड आ सकता है या तो हमारे पास टेल आ सकता है।
तो इसलिए क्वाइंस के केस में हमारे पास 2 ही पॉसिबल इवेंट हैं, या तो हेड या तो टेल। लेकिन जब हम डाइस टॉस करते हैं तो उसमें से 1 से 6 तक कोई भी नंबर आपका आ सकता है, तो इसलिए वहाँ पे पॉसिबल इवेंट्स हमारे पास जो है 6 होंगे।